केमिस्ट्री फॉर नीट एंड जेई। और आज हम देखने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हमारा 9th लेक्चर, जहां पे हम पढ़ेंगे वर्नर थ्योरी। इसके बाद आपके सिलेबस में वीबीटी और सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी आपको पढ़नी है 12th स्टैंडर्ड के लिए। लिगेंड फील्ड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है नीट एंड जेई के एनसीईआरटी के सिलेबस में। तो यहाँ पे देखो, वर्नर साहब ने, अल्फ्रेड वर्नर ने हमें वर्नर थ्योरी दी थी, और दी किस बेसिस पर थी? वर्नर साहब का मानना था कि मैं जब किसी मेटल के साथ, किसी मेटल एटम के साथ और आयन के साथ, इस मेटल के आयन या एटम के साथ जब मैं कोई लिगैंड लेता हूं, तो यहां पे कुछ लिगैंड्स या कुछ एलिमेंट्स, यहां पे मैं लिगैंड्स कह सकता हूं कि कुछ लिगैंड्स, हमने लिगैंड्स पढ़े हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी हमने कंप्लीट किया है प्रीवियस लेक्चर्स में। तो ये जो मेटल लिगैंड के साथ डेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन में है, ये एक तरह की वैलेंसी शो करेगा, और जो ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर मैंने लिखा है, वो एक तरह की वैलेंसी शो करेगा। और उन्होंने कहा कि जो अंदर वाली वैलेंसी शो करता है, अंदर वाली वैलेंसी शो करता है, उस वैलेंसी को मैं सेकेंडरी वैलेंसी कहता हूं, और जो बाहर वाले एलिमेंट्स है या लिगैंड्स है जो इस मेटल पे कोई चार्ज दे रहे हैं, जो ऑक्सीडेशन स्टेट गवर्न कर रहे हैं, उनको मैं प्राइमरी वैलेंसी कह रहा हूं, प्राइमरी वैलेंसी कहूंगा। ठीक है। अब सेकेंडरी वैलेंसी जो है, सेकेंडरी वैलेंसी डिपेंड किस पर करती है, या सेकेंडरी वैलेंसी इस पूरे के पूरे कोऑर्डिनेशन में क्या गवर्न करती है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सेकेंडरी वैलेंसी इस मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर गवर्न करती है, और प्राइमरी वैलेंसी corresponds to its oxidation state, corresponds to its oxidation state। ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरह से निकालते हैं हमने पढ़ा है। ठीक है। इस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट गवर्न करता है या करस्पॉन्डिंग है उसके ऑक्सीडेशन स्टेट के करस्पॉन्डिंग है। और इस चीज को समझाने के लिए सबसे पहले तो उन्होंने देखा कि मैं एक बाइनरी कॉम्प्लेक्स ले रहा हूं, मैं मतलब वर्नर साहब, इन्होंने क्या किया, एक बाइनरी कॉम्प्लेक्स लिया, जैसे PDCl2 बाइनरी कॉम्प्लेक्स लिया सबसे पहले, और बाइनरी कंपाउंड कहूंगा मैं इसको, बाइनरी कंपाउंड लिया। और इस बाइनरी कंपाउंड में उन्होंने कहा कि जब मैं इस टाइप का PDCl2 टाइप का एक कंपाउंड देखता हूं, और जब मैं इनको आयंस में कन्वर्ट करता हूं, आयोनाइजेशन करता हूं, इनका कन्वर्जेंस आयंस में करता हूं, तो मुझे कुछ इस तरह से कंप्लीट सेपरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स या कंप्लीट सेपरेशन ऑफ चार्ज मिलता है। मिलेगा किस तरह से? एक Cl एक पॉजिटिव चार्ज देके जाएगा, 2 Cl है तो 2 पॉजिटिव चार्ज देके जाएंगे, और 2 Cl माइनस, 1 Cl 1 माइनस बनता है। मेटल्स आर ऑलवेज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। बचपन में पढ़ा होगा 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड में कि मेटल्स अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, और जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी शो करता है एज कंपेयर टू मेटल्स, वो खुद पे निगेटिव चार्ज अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए फेवर करता है, रखने के लिए। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, इसी तरह से एक और एग्जांपल लिया CrCl3 का। यहां पे भी उन्होंने देखा कि जो मेरा क्रोमियम है ये +3 में टूट रहा है, और मेरे 3Cl माइनस में टूट रहे हैं। और यहीं पे अगर मैं कोबाल्ट Cl2 की बात करूं, तो इस केस में भी मेरा कोबाल्ट +2 में टूटेगा और 2Cl माइनस में टूटेगा। अब बात आती है कि ये जो प्राइमरी वैलेंसी शो कर रहे हैं या सेकेंडरी वैलेंसी शो कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो कितनी कर रहे हैं। ठीक है। देखो, PDCl2 जब टूटा तो कंप्लीटली सेपरेशन ऑफ चार्ज है। इसका मतलब मैंने जो ब्रैकेट के बाहर रखा था, ब्रैकेट के बाहर रखा था, इसको हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, जिसमें अंदर वाली जो एंटिटी है मेरी मेटल और लिगैंड, इनमें कोई भी ब्रेकेज नहीं होता, इसमें कोई भी आयंस का फॉर्मेशन नहीं होता। पर जब मैं बात करूं इस, यहां पे अगर मैंने कोई लिगैंड लिखा है जो मेरे कोरे के पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, तो ये आयोनाइजेबल है, ये आयोनाइजेबल है, इसको मैंने कहा कि ये प्राइमरी वैलेंसी शो करेगा, तो यहां पे भी कंप्लीट सेपरेशन ऑफ आयंस हो रहे हैं। और इसी को कहा मैंने कि यहाँ पे जो तीनों के तीनों करस्पॉन्डिंग वैलेंसीज है, जो तीनों के तीनों की वैलेंसी है, ये तीनों की वैलेंसी प्राइमरी वैलेंसी शो कर रहा है, प्राइमरी वैलेंसी शो कर रहा है। और कर कितनी रहा है? देखो, PDCl3 यहाँ पे 2 कर रहा है प्राइमरी वैलेंसी, जो मेरा CrCl3 है यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी 3 शो कर रहा है,
और जो मेरा COCl3 यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी से 2 शो कर रहा है। इसका मतलब अब मुझे थोड़ा बहुत आइडिया आ गया प्राइमरी वैलेंसी का, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी मुझे यहां तक पता चल गई, ये जुदा जुदा है, खफा खफा है, जो कंप्लीट सेपरेशन ऑफ आयोनाइजेशंस करते हैं इनको हम कहेंगे कि ये आयोनाइजेबल एंटिटी है, ये पूरा का पूरा कंपाउंड आयोनाइजेबल है, इजीली आयोनाइजेबल है, ठीक है। तो इनको जब मैंने आयंस में कन्वर्ट किया तो मैंने कहा कि ये प्राइमरी वैलेंसी। अब सेकेंडरी वैलेंसी कॉम्प्लेक्स आयन, मतलब यहां पे जैसे आयंस में सेपरेशन हुआ उस तरह का कोई भी सेपरेशन मुझे नहीं मिलेगा। देखता हूं इन्होंने क्या किया, वर्नर साहब ने एक कोबाल्ट 3 मॉलिक्यूल लिया, कोबाल्ट 3 क्लोराइड के साथ अमोनिया लिया कैसे, उन्होंने क्या किया, कोबाल्ट लिया, कुछ मॉलिक्यूल्स लिए क्लोरीन के और अमोनिया के कुछ मॉलिक्यूल्स लिए, और उन्होंने कहा कि मैं 1 मोल ऑफ COCl3 ले रहा हूं, 6NH3 जब ले रहा हूं तो मुझे जब मैं आयन सेपरेशन की बात करूंगा तब देखो क्या होगा। अगर मैंने यहां पे एक्सेस अमाउंट में मतलब ज्यादा अमाउंट में AgNO3 लिया तो मुझे मिल रहा है AgCl, और कितना मिल रहा है, मैंने यहाँ पे 3 Cl लिए थे, 3 मोल्स मुझे यहाँ पे AgCl मिल रहा है। अब इसका मतलब ये तीनों के तीनों जो Cl है वो आयोनाइजेशन स्फीयर में है, आयोनाइजेशन कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है। अब इसके बेसिस पर अगर मैं बताना चाहूं तो 3 मोल AgCl अगर मुझे मिलेगा तो यहाँ पे कोबाल्ट के साथ मुझे सिर्फ अमोनिया ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में मिलेगा। अब मिलेगा कैसे, देखो अगर मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की मैंने यहाँ पे तो दिखेगा कैसे, ये देखो कोबाल्ट अमोनिया NH3 टेकन 6 टाइम्स Cl3 मॉलिक्यूल। अब इसको मैंने सोचा कि मैं इसका भी अगर चार्ज सेपरेशन निकालूं तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स आयन है, ये नहीं टूटेगा, ये अटूट बंधन अटूट नेटवर्क वाला रिश्ता है इन दोनों का, ये टूटने वाला है नहीं, इजीली टूटेगा मेरा Cl। अब टूटेगा कैसे, देखो कोबाल्ट लिया मैंने NH3 टेकन 6 टाइम्स प्लस 3 Cl माइनस का मतलब प्लस 3। इसका मतलब अगर इस पूरे के पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कोई चार्ज दे रहा है तो यह चार्ज रिस्पॉन्सिबल होगा मेरे मेटल सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने में, या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये जो मेरे काउंटर आयन है या मेरे जो आयोनाइजेशन स्फीयर में रहने वाले लिगेंड्स है वो मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में मदद करेंगे। यहां पे आऊंगा मैं फिर से, मैं प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी का एक डिफरेंस बना के दूंगा एट द एंड ऑफ द लेक्चर, और उनमें बताऊंगा कि कौन सी प्रॉपर्टीज प्राइमरी वैलेंसी की होती है, कौन सी सेकेंडरी वैलेंसी की प्रॉपर्टीज होती है, और उन्हीं को हम कहते हैं कि वर्नर साहब की जो मेरिट्स है वहां पे डिस्कस हम करेंगे डिफरेंस बना के। तो देखो यहाँ पे कोबाल्ट NH3 टेकन 6 टाइम्स Cl3 को जब मैंने देखा तो इसका जो रंग था, ये जो दिखता था ये येलो कलर का था, ये जो दिखता था वो येलो कलर का था, वो कुछ इस तरह से था। अब मुझे पता करना है कि स्ट्रक्चर क्या होगा, CONH3 टेकन 6 टाइम्स Cl3, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। देखो वर्नर साहब ने जो स्ट्रक्चर बताया था प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी के बेसिस पर वो कुछ इस तरह से बताया था। मैं यहां पे ले रहा हूं अमोनिया कोबाल्ट के साथ, सिक्स अमोनिया की मॉलिक्यूल है, और उन्होंने कहा कि जो मेरे बाहर आयोनाइजेशन स्फीयर में जो 3 Cl प्रेजेंट है वो तीनों के तीन जो मेरे अभी Cl है वो कुछ डॉटेड लाइन से मैं दिखाऊंगा जो मेरी प्राइमरी वैलेंसी शो हो रही है, और जो मेरे लिगेंड्स इनर स्फीयर है या इसे कह सकता हूं मैं कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, इनको मैं कहता हूं कि ये कोऑर्डिनेशन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं, और जिसको हमने डेटिव बॉन्ड भी पढ़ा है। ये हमने देखा है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड
क्या होता है, जिसको हम डेटिव बॉन्ड कहते हैं या डायरेक्शनल बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 6 अमोनिया कोबाल्ट के साथ एक थीन लाइन बना रहे हैं, और इस थीन लाइन को, इस 6 थीन लाइन को, ठीक है, एक को दिखा रहा हूं मतलब 6 की है, 6 थीन लाइन को मैंने यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी कहा है, सेकेंडरी वैलेंसी कहा है। मतलब अगर मैं आपको पूछूं कि सेकेंडरी वैलेंसी में किस तरह से शो करता हूं, तो थिक लाइन में शो करूंगा, और प्राइमरी वैलेंसी डॉटेड लाइन में आपको जो दिख रहा है, ठीक है, डॉटेड लाइन में जो आपको दिख रहा है उसको मैंने कहा कि ये मेरी प्राइमरी वैलेंसी है। कैसी वैलेंसी है? प्राइमरी वैलेंसी है। अब यहां तक तो ठीक था, स्ट्रक्चर सही है, पर मुझे और एक चीज कंफर्म करने के लिए मिली, और वो थी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। क्या था? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस? देखो, मैंने जब इस CONH3 टेकन 6 टाइम Cl3 मॉलिक्यूल को देखा, या मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कह सकता हूँ, हमने कोऑर्डिनेशन पढ़ा है, ठीक है, ये कंपाउंड क्या होता है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, ये सारी चीजें हमने देखी है। लिगैंड क्या होते हैं, लिगैंड की नेचर्स क्या होते हैं, कि मेटल का नेचर कैसा होना चाहिए लिगैंड के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में, कोऑर्डिनेट स्फीयर या कोऑर्डिनेशन स्फीयर करने के लिए। तो देखो, जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है, जब मैंने यहाँ पे आयंस बनाए हैं +3 और 3Cl- में, ये पूरा का पूरा एक आयन है। ये जो CONH3 टेकन 6 टाइम्स +3 चार्ज वाला जो मेरा पूरा का पूरा आयन है, ये एक आयन है, इस 2 मुझे मिल रहे हैं 3Cl- मतलब 1:3, और मिला मुझे यही। क्या मिला मुझे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में? जो मैंने पहले वाला लिया था COCl3, पहले वाला सबसे पहला एग्जांपल सीरीज में, किसके सीरीज में? कोबाल्ट 3 क्लोराइड अमोनिया के, कोबाल्ट 3 क्लोराइड विथ अमोनिया के, विथ अमोनिया के पहले वाले एग्जांपल में जब मैंने एक्सेस अमाउंट में AgNO3 डाला, एक्सेस अमाउंट में जब मैंने यहाँ पे AgNO3 डाला था, तो मुझे 3 मोल मिले थे AgCl के, और उनका मतलब ये था कि तीनों के तीनों क्लोरीन मेरे आउटर स्फीयर में प्रेजेंट है, मेरे आयोनाइजेशन स्फीयर में प्रेजेंट है, और जो वैलेंसी वो सेटिस्फाई कर रहे हैं वो प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे हैं। और जो मेरे 6 अमोनिया मॉलिक्यूल इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, वो सारे के सारे सेकेंडरी वैलेंसी शो कर रहे हैं। अब देखो एक और चीज, ये पूरा जो मैं थिक लाइन के बारे में, अगर स्ट्रेट थिक लाइन जो मैंने अमोनिया के साथ 6 बनाई है, इसके अगर कोबाल्ट का इसके बेसिस पर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर बताऊं, क्योंकि हमने कोऑर्डिनेशन नंबर भी पढ़ा है, ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर मैं बात करूं, तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 शो करते हैं, उनकी जो ज्योमेट्री होती है वो होती है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है, इसकी ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। मतलब ये मैं और एक चीज यहां पे कह सकता हूं कि मेरी जो ज्योमेट्री है वो मेरी सेकेंडरी वैलेंसी कवर कर रही है, प्राइमरी वैलेंसी मेरी रिस्पॉन्सिबल है नहीं किस चीज के लिए, मेरे ज्योमेट्री के लिए। अब ये तो सबसे पहला एग्जांपल था, इन्होंने पूरी सीरीज ली थी किसके? कोबाल्ट 3 क्लोराइड विद अमोनिया की पूरी सीरीज ली। यहां पे मैंने एक एग्जांपल लिया सबसे पहला, जहां पे COCl3 लिया था, 6 अमोनिया लिए थे। देखो यहीं पे मैंने क्या किया, यहीं पे मैंने COCl3 मॉलिक्यूल लिया और उसके साथ 5 अमोनिया की मॉलिक्यूल लिए। अब देखो चेंज क्या होता है, चीजें बदलती कहां पे है ये देखना है, ठीक है। सबसे पहले कंपाउंड में जो कलर था वो येलो था, कैसे आया पता नहीं, बस आया था। ये वर्नर को भी नहीं पता था कि कैसे आया, इनकी डीमेरिट में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो दूसरा जो मैंने एग्जांपल लिया यहीं पे, दूसरा जो मैंने यहां पे एग्जांपल लिया, इसी सीरीज का कोबाल्ट क्लोराइड विथ अमोनिया के सीरीज का, कोबाल्ट 3 क्लोराइड विथ अमोनिया के सीरीज का, मैंने यहां पे भी 1 मोल लिया, 1 मोल लिया मैंने COCl3, और उसके साथ लिया 5 अमोनिया के मॉलिक्यूल, 5NH3। देखो अब मैंने यहां पे भी वही किया, एक्सेस अमाउंट में मैंने AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट जिसे हम कहते हैं, AgNO3 डाला। यहां पे मुझे इस केस में मुझे 2 मोल AgCl मिले, जिसे हम कहते हैं प्रिसिपिटेट। क्या है ये? साल्ट, ठीक है। ये COCl3
5NH3 मिले, एक्सेस अमाउंट ऑफ AgNO3 हमने डाला था, मुझे मिले 2 मोल्स ऑफ AgCl। इसका मतलब यहां पे दो ऐसे Cl है जो मेरे आयोनाइजेशन स्फीयर के बाहर आ रहे हैं, और इस बेसिस पर मैं स्ट्रक्चर निकाल सकता हूं। किस तरह से निकालूंगा? कोबाल्ट NH3 टेकन 5 टाइम्स। अब मुझे एक Cl अंदर लेना है, 2 Cl बाहर लेने। ऐसा तूने क्यों किया? क्लोरीन को ऐसा करना नहीं था तो वो बाहर वाला, ठीक है, वो सपना था। पर अब कुछ सेकंड में ही, जैसे ही एक अमोनिया ने उसका साथ छोड़ दिया कोबाल्ट का, तब उसने कहा भाई ठीक है मैं तेरे साथ हूं, हम साथ है, ठीक है। तो देखो कोबाल्ट NH3 टेकन 5 टाइम्स, Cl एक अंदर चला गया, 2 मेरे क्लोरीन बाहर है। होगा क्या? इसका अगर मैंने आयोनाइजेशन किया तो अंदर वाला टूटेगा नहीं, ये अटूट बंधन, अटूट नेटवर्क 5 अमोनिया और 1 क्लोरीन का कोबाल्ट के साथ है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। फिर बदलेगा क्या? जो अपना नहीं, जो सिर्फ सपना है वो निकल जाएगा। क्या होगा? कोबाल्ट NH3 टेकन 5 टाइम्स Cl ब्रैकेट कंप्लीटेड प्लस 2 Cl माइनस। अब 2 Cl, इस पे पॉजिटिव चार्ज कितना देंगे? 2। पहले 3 थे तो 3 पॉजिटिव चार्ज दे रहे थे। अब देखो ये 2 Cl इस केस में प्राइमरी वैलेंसी शो करेंगे। प्राइमरी वैलेंसी अब यहां पे 2 होगी, करेगा कौन? Cl करेगा। सेकेंडरी वैलेंसी यहां पे 5 अमोनिया, और सेकेंडरी वैलेंसी यहां पे 5 NH3 मॉलिक्यूल करेंगे और 1 Cl करेगा, और वही Cl प्राइमरी वैलेंसी भी सेटिस्फाइड करेगा और सेकेंडरी वैलेंसी भी, बोथ वैलेंसी सेटिस्फाई करेगा। क्योंकि इसने कहा ठीक है तेरा अपना चला गया, कोई दिक्कत नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ हूं जब जब तुझे जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर फिर किस तरह से बनेगा, या मैं सबसे पहले अगर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की बात करूं तो ये है 1, ये है 2, 1:2। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस बनेगा कैसा? 1:2। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस बना मेरा 1:2। एक चीज तो मेरी खत्म, ठीक है। अब बात करनी है मुझे इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। मैंने लिखा NH3 CO NH3 Cl NH3 NH3 NH3। अब देखो ये जो अंदर का Cl है, ये इसने सेकेंडरी वैलेंसी अभी सेटिस्फाइड की, बाकी तो पूरा का पूरा सेम है। देखो Cl ने सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड की है और प्राइमरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई की है, इसने सिर्फ सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई की है। और जो बच्चे वाले क्लोरीन है उसको मैंने इस तरह से लिख दिया, ये अभी भी प्राइमरी वैलेंसी में है और ये सेकेंडरी वैलेंसी शो कर रहा है। क्लोरीन अब यहाँ पे बोथ टाइप्स ऑफ वैलेंसी शो करेगा। जो क्लोरीन है मेरा, ये बोथ टाइप ऑफ वैलेंसी शो करेगा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज, ठीक है। दोनों के दोनों वैलेंसीज ये शो करेगा। कौन करेगा? क्लोरीन। अब ये बात थी मेरी सेकंड एग्जांपल की सीरीज की। अब रही चीज एक, वहां पे मैंने बताया था कि ये येलो इन कलर है, यहां पे देखो इसका कलर पर्पल होगा। पर्पल होगा, क्या होगा? पर्पल 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 कलर होगा इसका, पर्पल। प्रॉपर्टी चेंज है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस चेंज है, आयंस भी अलग अलग टूट रहे हैं पहले से, रंग भी इसने अब बदल डाला था। तो यहाँ पे जो सीरीज का मेरा सेकंड एग्जांपल था, जहां पे मैंने 1 अमोनिया कम कर दिया था, 6 अमोनिया में से 5 अमोनिया कर दिए थे, तो मुझे यहाँ पे एक अलग चीज नजर आई कि जो Cl था वो मेरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी बोथ वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा था। अब ये टूट भी नहीं रहा था, मतलब ये कंप्लीटली इनर स्फीयर हो गया था। और अब ये Cl जो पहले वाला, पहले इसके ज्योमेट्री पर मतलब डिपेंड, इसकी ऊपर इसकी ज्योमेट्री डिपेंड थी नहीं, अब है, अब सेकेंडरी है और ये टूटेगा भी नहीं, नॉन आयोनाइजेबल भी है Cl। क्यों नॉन आयोनाइजेबल है? ये पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आ गया, कॉम्प्लेक्स साल्ट में आ गया, ठीक है। ये हमने पढ़ा है फर्स्ट लेक्चर में, मैंने कॉम्प्लेक्स साल्ट पढ़ाया था शायद सेकंड या फर्स्ट लेक्चर में। तो देखो यहां तक बात सारी की सारी सही थी। अब मैंने यहां पे और एक अमोनिया का मॉलिक्यूल कम कर दिया और 4NH3 ले लिए। सेम था सब कुछ था सेम, पर यहां पे देखो चीज बदली कहां पे, जब मैंने थर्ड एग्जांपल में इसी सीरीज के थर्ड एग्जांपल में और एक अमोनिया जब कम कर दिया था, इसका मतलब 4NH3 कर दिया, एक्सेस अमाउंट ऑफ AgNO3 लिया था,
तब मुझे यहाँ पे जैसे मुझे 2 मोल मिल रहे थे, अब मुझे मिलेगा 1 मोल, मिलेगा मुझे 1 मोल ऑफ AgCl। इसका मतलब अब 2 Cl इनर स्पीयर है, अब 2 Cl इनर स्पीयर है, अब 2 स्पीयर इनर स्पीयर है। अब बात बनेगी थोड़ी सी डिफरेंट, ठीक है। अब बात थोड़ी सी अलग बनेगी। अलग किस तरह से बनेगी, देखो मैंने यहाँ पे जो मेरे अब 2 Cl बाहर थे पहले सेकंड एग्जांपल में, अब यहाँ पे 1 ही बाहर बचा। बचा कितना बाहर, 1 ही बचा, ठीक। अब बचा बाहर 1, इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, अगर मुझे इसको तोड़ना होगा तो मैं इसको लिखूं प्लस 1 Cl माइनस। अब 1 Cl माइनस, 1 ही पॉजिटिव चार्ज इस पूरे के पूरे कोऑर्डिनेशन नंबर पे छोड़ के चला जाएगा। अब देखो ये पूरी की पूरी अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की बात करूं सबसे पहले, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है कितना, ये मॉलिक्यूल कितना है 1 है, ये भी कितना है 1 है, 1:1 चेंज हुआ, ठीक है। अब देखो ये बनने वाला स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा, बनने वाला स्ट्रक्चर बनेगा कि आप 2 Cl जो पहले में 1 Cl को अंदर ले रहा था, अब 2 के 2 Cl बाहर है, सॉरी अंदर है, 1 ही Cl बाहर है, और ये अंदर वाले दोनों, ये अंदर वाले दोनों, अब कोबाल्ट को ये दूसरा वाला भी कहता है कि चलो मैं भी आपके साथ हूं, और 2 Cl अंदर आ गए। स्ट्रक्चर बनेगा कैसे, अमोनिया, अमोनिया, ये इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जो हमने पढ़ा है सिस और ट्रांस। 2 टाइप का कलर मुझे मिलेगा, 2 टाइप के कॉम्प्लेक्स मिलेंगे। क्या मिलते हैं, मिलने चाहिए, मिलते हैं या नहीं देखेंगे। मैंने यहाँ पे अमोनिया लिखा, कोबाल्ट लिखा, फिर मैंने यहाँ पे अमोनिया लिखा, यहाँ पे 1 Cl लिखा, यहाँ पे 1 Cl लिखा, NH3 लिखा और NH3 लिखा। अब मेरे पास बचा क्या, 1 ही Cl बचा 1 ही Cl, जिसको मैंने प्राइमरी वैलेंसी कहे, ठीक है। अब हो गया स्ट्रक्चर इतना हो गया। 5 अमोनिया के, सॉरी 4 अमोनिया के मॉलिक्यूल बचेंगे यहाँ पे, ठीक है। 4 अमोनिया के मॉलिक्यूल बचेंगे, 4 अमोनिया के। मैंने इसमें रब करके इसी में चेंजेस की, इसलिए फाइल रहेगा, ठीक है, सॉरी इसके लिए। तो देखो मेरे पास अभी 4 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स बचे हुए हैं, अब 2 Cl है और 1 Cl मेरा बाहर है। मैंने जिसको 1 Cl था मेरा, उसको मैंने बाहर लिख दिया। अब इनमें दोनों क्लोरीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी शो करेंगे। ये दोनों के दोनों, ये दोनों क्लोरीन अब प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी शो करेंगे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी शो करेंगे। ये क्लोरीन सिर्फ से, सॉरी प्राइमरी वैलेंसी शो करेगा, और ये सिर्फ सेकेंडरी वैलेंसी शो करेंगे। यहां तक तो बात सब सही है, ठीक। अब रही बात, यह है कैसा, ये है कैसा। जब वर्नर साहब ने उनका 3rd एग्जांपल देखा था, सीरीज ऑफ कोबाल्ट क्लोराइड विथ अमोनिया, कोबाल्ट 3 क्लोराइड विथ अमोनिया का, तब उनको एंड में CONH3 टेकन 4 टाइम्स Cl2 Cl मतलब यही कंपाउंड मिला, पर उनको एक टाइम पे ग्रीन कलर दिखा और दूसरे टाइम पे देखो, एक टाइम पे ग्रीन कलर दिखा और सेकेंड टाइम पे वॉयलेट कलर दिखा। अब CONH3 टेकन 4 टाइम्स Cl2 Cl, तूने ऐसा क्यों किया, यहाँ पे तूने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए, और यहां तक जो तू साथ चल रहा था, यहां तक जो तू साथ चल रहा था इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस तक, यहां तक इसके आयंस फॉर्मेशन तक जब तू साथ चल रहा था, तो तूने आखिर में ऐसा क्यों किया, ठीक है। और ये किया क्यों, ये किया सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की वजह से। हमने पढ़ा है ये जो मेरा मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल मेरा है सिस, और यहीं पे मैंने लिख दिया कि अगर मुझे ट्रांस मॉलिक्यूल निकालना है तो ये कुछ इस तरह से होगा। देखो NH3, सॉरी ये ट्रांस है मेरा Cl, ठीक है, और अगर मुझे सी से लिखना है तो मैं इसे कुछ इस तरह से लिखूंगा, Cl NH3 और ये मेरा है ट्रांस, सॉरी सिस। अब देखो ये जो मेरा सिस यहाँ पे बना वो एक अलग कलर शो करेगा, और जो मेरा ट्रांस यहाँ पे बना वो अलग रंग शो करेगा, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स डिफरेंट है, दोनों की प्रॉपर्टीज सेम आती है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म, जिनका फॉर्मूला तो सेम होता है पर स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट्स डिफरेंस होते हैं। किस तरह से होंगे, एक सिस में होगा तो दूसरा ट्रांस में होगा, दूसरा ट्रांस में होगा तो पहला सिस में होगा। यहाँ पे भी एक ही Cl प्राइमरी वैलेंसी शो करेगा,
4 NH3 के मॉलिक्यूल सेकेंडरी वैलेंसी शो करेंगे और 2 Cl प्राइमरी एंड सेकेंडरी बोथ वैलेंसी शोज करेंगे। बस यहाँ पे डिफरेंस आता है स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट्स में इन दोनों के, अगर ये सिस रहा तो ट्रांस। अब बात आती है कि इन दोनों को ऑब्जर्व जब किया वर्नर साहब ने तो इनको कौन सा ग्रीन दिखा, कौन सा वॉयलेट दिखा। देखो इनको सीस वाला वॉयलेट दिखा और सीस वाला वॉयलेट दिखा और ट्रांस वाला ग्रीन दिखा। इसका मतलब इनकी कलर प्रॉपर्टीज डिफरेंट थी और इन दोनों की कुछ प्रॉपर्टीज अलग आ रही थी, इसलिए मुझे दोनों को लेना पड़ा। अगर सारी की सारी प्रॉपर्टी सेम होती तो हम इसको अलग पढ़ते नहीं, ठीक है। अब यहां तक तो किस्सा समझ में आया होगा। अब मैंने क्या किया, इसके जो NH3 टेकन 4 टाइम्स थे इनको मैंने 3 कर दिया, यहीं पे किया मैंने 3, इनको ही 3 कर दिया, 3 अमोनिया लिए। अब देखो मुझे 3 अमोनिया मॉलिक्यूल COCl3 थ्राइस NH3 जब मैंने लिया तब मुझे ऐसा नजर आया कि जब मैं एक्सेस ऑफ AgNO3 ले रहा हूं तो मुझे कोई भी मोल नहीं मिल रहा है AgCl का मुझे किसी भी तरह का कोई भी मोल नहीं मिल रहा। अब इसमें क्या हुआ होगा, ये तीनों के तीनों Cl अब उस पेयर के अंदर आए होंगे और ये 3 अमोनिया भी अंदर आए होंगे। इसका मतलब अब जो मेरे पूरे क्लोरीन है यहाँ पे, ये सारे के सारे नजारे यहाँ के जो सारे के सारे क्लोरीन से मेरे स्पीयर के अंदर आ गए और स्पीयर के अंदर अब बन क्या गया था, NH3 टेकन थ्राइस Cl3। मतलब जो मेरे क्लोरीन थे वो 3 बन गए और मेरा अमोनिया थ्राइस बन गया था। अब जब मैं बात करता हूं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की, अब मैं अगर बात करूं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की, तो अब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस कितना होगा या होगा ही नहीं। एक ही आयन बनेगा और ये बनेगा कौन सा, ये बनेगा जो इसके अंदर है। अभी इसके अंदर है, क्या इस पे कोई चार्ज आएगा, देखो क्या इस पे कोई चार्ज आएगा। सबसे पहले +3 आया, उसके बाद +2 आया था, अब इससे पहले +1 आया, अब की बार आएगा, अब की बार क्या आएगा, कोबाल्ट Cl3 थ्राइस NH3, ठीक है। यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि बाहर पे कोई भी काउंटर आयन ऐसा प्राइमरी वैलेंस से सेटिस्फाइड करने वाला है ही नहीं जो यहाँ पे उसको क्या करे, कोई चार्ज छोड़े। अब मैंने बताया था यहाँ पे इस तरह से, देखो नोट है ये MA इंपॉर्टेंट है बहुत, MA ट्वाइस या थ्राइस करूंगा, ठीक है। MA ट्वाइस थ्राइस B थ्राइस ±n। जब इस तरह का कोई भी मॉलिक्यूल आपको आएगा तब आपके लिए 2 आइसोमर्स फॉर्मेशन होगी, एक होगा मेरिडोनियल और दूसरा होगा फेशियल एंड मेरिडोनियल, 2 टाइप के आइसोमर्स यहां से फॉर्मेशन होगी। अब यहां पे भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आ गया और आया कैसा, जब मुझे पहले सीस और ट्रांस मिल रहा था 2 Cl के साथ, अब मुझे मिलेगा एक फेशियल और दूसरा मेरिडोनियल मिलेगा कैसा, देखो सबने पढ़ा है, मैंने पढ़ाया है कि मेरिडोनियल क्या होता है और फेशियल क्या होता है, ठीक है। अब मुझे क्या हुआ, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस तो मुझे मिला ही नहीं। जब मैंने इनको आयंस में सेपरेट किया तो मुझे एक ही आयन मिला। मतलब इसके साथ कोई भी ऐसा नहीं है जो प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब 6 के 6 जो 3 अमोनिया और 3 क्लोरीन है, ये 6 के 6 अब जो वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे थे वो वैलेंसी थी सेकेंडरी वैलेंसी, और 3 Cl उस सेकेंडरी वैलेंसी के साथ प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड कर रहे थे, पर थे वो इनर स्फीयर, थे वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। इसका मतलब ये अभी सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगे या नहीं होगे ये हमें देखना है। सबसे पहली चीज देखो, कोबाल्ट है मेरा, कोबाल्ट के साथ मुझे NH3 टेकन थ्राइस Cl3 मॉलिक्यूल लेना है। मैंने लिया अमोनिया, कोबाल्ट, अमोनिया, ठीक है, यहां पे Cl लूंगा या यहां पे NH3 लिया, Cl। अब ये तीनों के तीनों Cl प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी बोथ सेटिस्फाई करेंगे। ये मेरा एक मॉलिक्यूल हो गया। अब इसका दूसरा रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होगा, देखो NH3 Cl NH3, यहां पे भी अभी प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी शो करेगा और अमोनिया सिर्फ सेकेंडरी वैलेंसी शो करेगा। मतलब देखो
अब देखो ये मैंने कहा था शॉर्ट फॉर्म 1 2 3 1 2 3 फेसियल 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 और 1 2 4। अगर मैं ऐसा अंडरस्टैंडिंग के लिए रखता हूं तो ठीक है, एक्चुअल नंबरिंग इस तरह से नहीं आती, ये 6 आएगा ठीक। तो देखो ये होगा मेरिडोनियल, मेरिडोनियल। अब मुझे दो टाइप के आइसोमर मिल रहे थे, एक मिल रहा था फेसियल और दूसरा मिल रहा था मेरिडोनियल। अब इस केस में जो मेरे तीनों के तीनों क्लोरीन थे वो सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे थे और मेरे यहाँ पे भी तीनों के तीनों क्लोरीन सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे थे। बस चेंज आया था दोनों के स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट में, चेंज आया था दोनों के स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट्स में। इसके बेसिस पर क्या मैं प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी का डिफरेंस बता सकता हूं? हाँ, अभी हम जो वर्नर थ्योरी के मेरिट्स थे उसी को मैं डिफरेंस बना के पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरिट्स वही है जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी का डिफरेंस है। मतलब प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी का डिफरेंस एंड मेरिट्स बोथ एक ही पॉइंट पे कंप्लीट हो जाएगा। मैं अब ले रहा हूं मेरिट्स ऑफ वर्नर्स थ्योरी, या मैं इसी को करूंगा मेरिट्स में डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। यहां पर मैं दो बॉक्स बनाऊंगा, प्राइमरी के लिए एक बनाऊंगा और सेकेंडरी के लिए एक बनाऊंगा, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। अब देखो इसमें सबसे पहला मेरिट, सबसे पहली चीज जो हमें मेंडलीव साहब ने इस प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी के बेसिस पर उनके थ्योरी से दी थी, वो थी कि प्राइमरी वैलेंसी हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट गवर्न कर रही है, करस्पॉन्डिंग टू ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम लिखता हूं मैं, सेंट्रल मेटल एटम या आयन लिखूं, ठीक है आयन लिखता हूं, सेंट्रल मेटल आयन लिखूंगा, आयन लिखूंगा, ठीक है। आयन या एटम में कोई फर्क आएगा? हाँ आएगा, ये आयंस की फॉर्मेशन होगा प्लस या माइनस चार्ज, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन प्राइमरी वैलेंसी गवर्न कर रही थी, उसी तरह से जो मेरी सेकेंडरी वैलेंसी थी वो सेंट्रल मेटल आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर गवर्न कर रही थी, और इसी को मैं कहूंगा कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल एटम और आयन, सेंट्रल मेटल आयन, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। ये हो गए मेरे सेकेंडरी वैलेंसी का सबसे पहला पॉइंट। ये मेरिट भी है कि सेकेंडरी वैलेंसी रिस्पॉन्सिबल होती है कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए और प्राइमरी वैलेंसी रिस्पॉन्सिबल होती है ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए। देखो यहाँ पे जो मैं अगर सेकेंड पॉइंट बनाना चाहूं तो क्या बना सकता हूं कि प्राइमरी वैलेंसीज आर आयोनाइजेबल इन नेचर, आयंस में कन्वर्ट होती है, आयंस में टूटती है। सेकेंडरी वैलेंसीज आर नॉन आयोनाइजेबल, हमने देखा है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ठीक है। यहां पे आ जाओ, देखो प्राइमरी वैलेंसी मैं यहां पे सीधा सीधा लिखूंगा आयोनाइजेबल आयोनाइजेबल आयोनाइजेबल, आप सेंटेंस बना सकते हो, समझना काफी है, ठीक है। और सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल लिख लूं, ठीक है, नॉन आयोनाइजेबल, नॉन आयोनाइजेबल, ठीक है। तो देखो जो मेरा थर्ड पॉइंट आता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी में, वो आता है कि जो लिगैंड्स होते हैं प्राइमरी वैलेंसी के लिए वो सारे के सारे निगेटिव होते हैं। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं निगेटिव लिगैंड। क्यों निगेटिव होते हैं? क्यों निगेटिव होते हैं? देखो जब मैं बात कर रहा था प्राइमरी वैलेंसी के क्लोरीन की Cl माइनस है, या मैं यहां यहीं पे बात करूं SO4 माइनस की 2 माइनस की, तो ये भी निगेटिव है। क्लोरीन की बात करूं तो ये भी निगेटिव है, फ्लोरीन की बात करूं तो ये भी निगेटिव है। नेचर ऑफ लिगैंड्स पढ़ा है हमने, पॉजिटिव निगेटिव न्यूट्रल। तो देखो इनमें निगेटिव चार्ज होने की वजह से ये कोई चार्ज छोड़ के जाएंगे, जब जाएंगे और वो ऑक्सीडेशन स्टेट गवर्न करने के लिए हमें मदद करेगी या ऑक्सीडेशन स्टेट डिफाइन करेगी, मेटल की हेल्प करेगी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए, इसीलिए वो निगेटिव होगा, ठीक है। तो जो निगेटिव लिगैंड होगा वो सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी शो करेगा, और जब सेकेंडरी वैलेंसी की बात आती है तो मैंने अभी अमोनिया लिया था, न्यूट्रल लिगैंड है, CO न्यूट्रल लिगैंड है, H2 वाटर न्यूट्रल लिगैंड है, यहाँ पे Cl निगेटिव लिगैंड है, या F माइनस Cl माइनस ही ले लो तो वो निगेटिव लिगैंड है। और न्यूट्रल में भी CO आता है, सॉरी पॉजिटिव लिगैंड में NO प्लस आता है, आपने पढ़ा होगा, मैंने बताया था एग्जांपल NO प्लस का। तो ये जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ये सारा का सारा यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि सेकेंडरी वैलेंसी में ऑल टाइप्स ऑफ लिगैंड यूज होते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ लिगैंड, क्योंकि हमने हर कोऑर्डिनेशन स्फीयर में
हर टाइप के लिगेंड्स लेके एग्जाम्पल बनाए थे और मैंने बताया था कि ये मोनोडेंटेड है, ये बाइडेंटेड है, ये ट्राइडेंटेड है। उसमें कोई मैंने डिफरेंस नहीं किया था कि सिर्फ यहाँ पे निगेटिव लो या पॉजिटिव लो या न्यूट्रल लो, तीनों लिगेंड हमें लेने थे। पर जब मैं यहाँ पे बात करूंगा प्राइमरी वैलेंसी की तो आपको हर जगह पे सिर्फ और सिर्फ निगेटिव लिगेंड ही मिलेगा। तो ये थर्ड मेरा डिफरेंस हो गया या मेरिट हो गया वर्नर थ्योरी का कि प्राइमरी वैलेंसी के जो लिगेंड्स होते हैं वो सारे के सारे निगेटिव होते हैं और सेकेंडरी वैलेंसी के जो लिगेंड्स होते हैं वो ऑल टाइप्स ऑफ आते हैं। इसमें पॉजिटिव आता है, निगेटिव आता है और न्यूट्रल भी आता है, तीनों टाइप के लिगेंड्स आते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो मेरा फोर्थ पॉइंट है प्राइमरी वैलेंसी में वो है नॉन डायरेक्शनल इन नेचर होती है। प्राइमरी वैलेंसीज आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। नॉन डायरेक्शनल का क्या मीनिंग है, मैंने ये बताया है कि जब मेटल लिगेंड के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा तब एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये लिगेंड खुद की यूज करता है और जब ये खुद की एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज करेगा इसी मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में तो ये एक टाइप का बॉन्ड फॉर्म करता है। इसी बॉन्ड को हमने कहा था कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड। और ये देखो एरो की तरह दिखाया है, मैंने राम का बाण दिखाया है, इसी का मतलब यहां से यहां जा रहा है और ये डायरेक्शन शो कर रहा है इस लोन पेयर की बॉन्ड फॉर्मेशन की विथ मेटल्स, क्योंकि मेटल के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं और लिगेंड का मतलब ही होता है इलेक्ट्रॉन्स डोनर, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज। तो ये डायरेक्शनल होगा और नॉन डायरेक्शनल होता। ये हमें यहाँ पे पता चलता है कि जो मैं अगर मेटल के साथ डायरेक्टली बॉन्ड फॉर्मेशन में कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है वो सारे के सारे सेकेंडरी वैलेंसी शो कर रहे हैं, इसी का मतलब वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं और इसी का मतलब वो लिगेंड कौन से, वो लिगेंड जो मेरे सेकेंडरी वैलेंसी शो कर रहे थे वो पूरे के पूरे डायरेक्शनल है। कैसे है, डायरेक्शनल है और जो स्फीयर के बाहर है वो रियल बॉन्ड फॉर्मेशन में होते ही नहीं है, वो आयोनाइजेशन स्फीयर में है जो किसी भी तरह का रियल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करते, बस वो चार्ज देके चले जाते हैं। तो ये डायरेक्शनल इन नेचर लिख सकता हूं, सेकेंडरी वैलेंसीज आर डायरेक्शनल इन नेचर या बॉन्ड जो बनाता है लिगेंड मेटल के साथ। अब देखो जो मेरा फिफ्थ मेरिट है वर्नर थ्योरी का वो है कि जो मेरा प्राइमरी वैलेंसी है ये आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, क्यों करता है, मैंने जब प्राइमरी वैलेंसी लिया था तो मैंने Cl3 मॉलिक्यूल लिया था। इसको मैंने कहा कि ये जब टूटेगा तो क्रोमियम +3 या 3Cl- में टूट रहा था। कंप्लीट चार्ज सेपरेशन अगर कहीं हो रहा है तो उस बॉन्ड का जो नेचर होता है वो होता है आयोनिक इन नेचर, आयोनिक होता है। अगर पार्शियल रेडिकल के बेसिस पर सेपरेट होगा बॉन्ड तो उस बॉन्ड का नेचर कोवेलेंट होगा और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट में कंप्लीट सेपरेशन होगा ही नहीं, ये आयोनाइजेबल है ही नहीं, टूटेगा नहीं, अटूट बंधन अटूट नेटवर्क वाला बॉन्ड है। और बॉन्ड है कैसा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो यही अगर मैं प्राइमरी वैलेंसी में आयोनिक बॉन्ड की बात कर रहा हूं तो सेकेंडरी वैलेंसी जो मेरा फिफ्थ पॉइंट है इसमें मैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट की बात कर सकता हूं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। बॉन्ड 007 जेम्स बॉन्ड। तो देखो 6 नंबर का जो मेरा पॉइंट है आज का मेरिट्स का सबसे लास्ट पॉइंट मेरिट में, इसके बाद डिमेरिट देखने हमें। तो ये देखो इस प्राइमरी वैलेंसी के बेसिस पर हम किसी भी तरह की ज्योमेट्री नहीं बता रहे थे, पर सेकेंडरी वैलेंसी मैंने कहा कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बना तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनी। इसी का मतलब क्या है कि सेकेंडरी वैलेंसी ज्योमेट्री गवर्न करती है, प्राइमरी वैलेंसी किसी भी तरह की ज्योमेट्री गवर्न नहीं करती। और इसी को मैं क्या इस तरह से लिखता हूं, नो स्पेशियल अरेंजमेंट। नो स्पेशियल अरेंजमेंट ज्योमेट्री का मतलब होता क्या है कि स्पेशियल अरेंजमेंट्स कैसे है, अरेंज किस तरह से स्ट्रक्चर की अरेंजमेंट है स्पेस में, जिसको हम स्पेशियल अरेंजमेंट कहेंगे, होती ही नहीं है इसमें, ये गवर्न ही नहीं करता अरेंजमेंट, ये डायरेक्टली बॉन्ड फॉर्मेशन होता ही नहीं, ये रियल बॉन्ड होता ही नहीं। देखो अब करता कौन है, सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी जब अमोनिया 6 थे कोबाल्ट के साथ तब मैंने कहा कि कोऑर्डिनेशन नंबर उसका 6 है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री फॉर्मेशन करेगा। तो देखो यहां पे भी मैं लिख सकता हूं कि सेकेंडरी वैलेंसी हमें स्पेशियल अरेंजमेंट शो करती है,
स्पेशियल अरेंजमेंट शो करती है, अरेंजमेंट शो करती है, और इसी को हम कहते हैं ज्योमेट्री, इसी को हम कहते हैं ज्योमेट्री। अब यहां तक तो ये सारे के सारे 6 प्राइमरी वैलेंसी के और 6 सेकेंडरी वैलेंसी का जो यहाँ पे मैंने डिफरेंस दिखा रहा हूं, ये सारे क्या है, मेरिट्स है। किसके मेरिट्स है, वर्नर थ्योरी के। इस बंदे से हमें ये मिला था, पर अब डीमेरिट्स क्या थे, ठीक है। डीमेरिट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखो डीमेरिट्स 3 है इसके, जो मेन इंपॉर्टेंट डीमेरिट है। सबसे पहला डीमेरिट है कि उन्होंने तो कहा कि मुझे पहला कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट क्लोराइड अमोनिया विथ अमोनिया का येलो मिल रहा है, फिर मुझे अलग अलग कलर्स मिल रहे हैं, कहीं ग्रीन कहीं वॉयलेट मिल रहा है, मतलब कलर चेंज आ रहा था, कहीं पर्पल मिल रहा है, पर वो ये बता ही नहीं पाए कि क्यों मिल रहा है। तो उनके पास कलर्स प्रॉपर्टीज के लिए किसी भी तरह का कोई भी एक्सप्लेनेशन था नहीं, और इसी को हम कहते हैं कि ही फेल्ड टू एक्सप्लेन। ये डीमेरिट है, ठीक है, ये डीमेरिट है, डीमेरिट्स। डी का मतलब फेल्यूर्स ऑफ वर्नर्स थ्योरी। हम फेल्यूर्स कहेंगे नहीं, बंदा बड़ा था, जब 1863 में लोगों को कुछ नहीं पता था, तो इसने इतना कुछ बता दिया। और देखो इसको इसी चीज के लिए मरने से 6 साल पहले 1913 में नोबेल प्राइज भी मिला था। नोबेल प्राइज मिला था क्योंकि तब के टाइम पे ये बहुत बड़ी विक्ट्री थी किसी साइंटिस्ट के लिए, तब के टाइम पे ये बहुत बड़ी विक्ट्री थी, ठीक है। तो डीमेरिट्स में जो सबसे पहला डीमेरिट है कि ही फेल्ड टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ कलर, द प्रॉपर्टीज ऑफ, मैं कलर लिख सकता हूं, ठीक है। तो देखो ये कलर प्रॉपर्टीज है, मेरे मार्कर का कलर अगर फीका हो गया होगा तो कोई बात नहीं, पर ये भी फेल हो गया था कि फेल टू एक्सप्लेन द कलर प्रॉपर्टीज। जो मेरा सेकेंड पॉइंट है डीमेरिट का, देखो सेकेंड पॉइंट मुझे बता रहा है कि जो आगे हम पढ़ेंगे कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कुछ मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज होती है, कि इसमें इतना मैग्नेटिक मूवमेंट है, ये पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है। अगर पैरामैग्नेटिक है तो उसकी मैग्नेटिज्म कितनी है, डायामैग्नेटिक होगा तो 0 आएगी या नहीं आएगी, ये सारा का सारा हम देखेंगे आगे चल के। कुछ मैग्नेटिज्म हमें वीबीडी सिखाएगी, कुछ मैग्नेटिज्म हमें सीएफटी सिखाएगी। तो देखो जो सेकंड मेरा पॉइंट है कि ही फेल टू एक्सप्लेन, यहीं पे मैग्नेटिक एंड देखो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज मतलब किस तरह से लाइट जा रहा है मेरे इसमें से, वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी रोटेशन कर रहा है या लिवो रोटेटरी रोटेट हो रहा है मॉलिक्यूल मेरा, इसको कहते हैं हम ऑप्टिकल आइसोमर्स पढ़ा है। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को भी वर्नर साहब एक्सप्लेन करने में फेल हो चुके थे। और जो मेरा लास्ट बट नॉट द लीस्ट थर्ड वन है वर्नर थ्योरी का डीमेरिट, वो है मेरा, उनको एक क्वेश्चन पूछा गया कि ये ज्योमेट्री क्यों फॉर्म हो रही है, कि बताओ ये जो ऑक्टाहेड्रल आप बता रहे हो कि सारे के सारे मॉलिक्यूल जो आपने कोबाल्ट 3 क्लोराइड विथ अमोनिया लिया था, तो उसके जो मॉलिक्यूल बन रहे थे वो पूरे के पूरे मॉलिक्यूल 6 कोऑर्डिनेशन नंबर सेकेंडरी वैलेंसी के बेसिस पर तो बन रहे थे, पर क्या ये ऐसे ही बन रहे थे, या क्या आप इसको ज्योमेट्री को इसकी एक्सप्लेन कर पाओगे या डिफाइन कर पाओगे, किसी चीज पे एक ठोस सबूत दे पाओगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इसको बता नहीं सकता। और ये और एक बार फेल हो चुके थे, और वो फेल किस चीज में हुए थे, कि फेल्ड टू एक्सप्लेन द ज्योमेट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ज्योमेट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जब ज्योमेट्री के बारे में बात आई तो उन्होंने कहा हो तो ऑक्टाहेड्रल रहा है, पर हो कैसे रहा ये मुझे पता नहीं। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री मुझे मिल रही है, पर कैसे आ रही है फिर ये नहीं पता। कर रहा है कौन, सेकेंडरी वैलेंसी, ये मुझे पता है। सेकेंडरी वैलेंसी जो इनर स्फीयर है, अंदर के स्फीयर में है, जो इस ब्रैकेट में मैं शो कर रहा हूं, ये कर रहा है, पर कर क्यों रहा है या इसके पीछे क्या वजह है, क्या कोई ऑर्बिटल्स है, ये मुझे नहीं पता। ये सारी की सारी चीजें हमें एक्सप्लेन करती है हमारी नेक्स्ट थ्योरी। इसके जो डीमेरिट्स है वो कम करने की, मैं पूरे के पूरे खत्म करने की बात नहीं कर रहा,
ठीक है। कुछ डिमेरिट्स वीबीटी में भी बचते हैं, इसलिए सीएफटी आई। सीएफटी में भी कुछ कॉम्प्लीमेंट्स थे, कॉम्प्लेक्सेस थे जो अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं हो पाए, इसलिए एलएफटी और एमओटी आई। पर आपके सिलेबस के लिए जो वर्नर थ्योरी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये तीन ही पढ़नी है। तो वीबीटी इसके कुछ डिमेरिट्स को रिड्यूस करेगी। नेक्स्ट क्लास में हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को स्टार्ट करेंगे। ड्यू टू मेरा थोड़ा बिजी शेड्यूल था, तो मैं अभी रिसेंटली 4 महीने से वीडियो नहीं डाल पाया। मैं कोशिश करूंगा आगे चल के हफ्ते में मेरे 2 से 3 वीडियो कम से कम आती रहे। और थैंक्स। काय रे